सभी को नमस्कार दोस्तों। द हिंदू करंट अफेयर में आपका स्वागत है। और आज का लेसन हमेशा की तरह बहुत शानदार होगा। इसमें हम कोशिश करते हैं कि 3-4 दिनों के अंदर जो न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है प्री और मेंस के हिसाब से, जो आर्टिकल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो हम देखने वाले हैं। जैसे एक बात आपको विशेष तौर पर बताने वाला हूँ कि ये वीडियो आप जैसे 2023 के एस्पिरेंट या 2024-25 में आप प्लान बना रहे हो तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि एक तो ये है कि जैसे विशेषकर हिंदी माध्यम के लिए तो हिंदू पढ़ना ही मुश्किल होता है, उनको अच्छा कंटेंट नहीं मिलता, तो यहाँ पे हिंदी में आपको मिल जाएगा। दूसरी बात है जैसे इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी ये वीडियो देख रहा है तो उसको एक ऐसी दिशा मिलेगी कि मुझे न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए। जैसे आप खुद न्यूज़पेपर पढ़ते हो, बाद में ये हमारे वाली वीडियो देखते हो, तो आपको ये पता लग जाएगा कि कैसे प्री में क्वेश्चन आ रहा है, कैसे मुझे मेंस के अंदर कीवर्ड लिखने चाहिए, डायग्राम, फ्लो चार्ट, मैप कैसे बनाने चाहिए। तो ये बहुत ही शानदार है, वो टू दी पॉइंट है। सबसे अच्छी बात है आपका टाइम बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जैसे आधे घंटे का वीडियो है तो हर एक जो न्यूज़ है आपके लिए एकदम उपयोगी साबित होगी। ठीक है, तो और आशा करता हूँ कि वीडियो को लाइक शेयर करते रहो अपने दोस्तों के साथ में। ज़रूरी है कि सबको ये पता रहे कि अच्छा कंटेंट यहाँ पे मिल रहा है। और एक बात और बोलना चाहूँगा कि जैसे आपने अपनी सीसेट वाली अभी तक नहीं देखी है तो आप अपनी वेबसाइट पे जाना, अभी इस पर डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, 20% डिस्काउंट चल रहा है। अपनी सीसेट जो सोल पेपर है आप बिल्कुल जाके देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में। बाकी भी वहाँ पे प्रीलिम्स के हिसाब से जैसे बहुत सारा अच्छा, और मेंस के हिसाब से भी जैसे आप 2024-25 में दे रहे हो तो मेंस का भी वहाँ पे अच्छा कंटेंट है, बहुत ही कम प्राइस में, छोटे से रुपए में आप 20-30 रुपये में आराम से खरीद सकते हो। तो न्यूज़ आज कौन सी देखने वाले हैं, जैसे पहले आपको थोड़ा सा और भी देता हूँ ताकि पढ़ने में आसानी रहे आपके लिए। तो पहला जो है स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर का, जो GS3 में आपके एनर्जी में काम आएगा। जैसे बहुत सारे अच्छे फ्लो चार्ट डायग्राम आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बताऊंगा कैसे मेंस में आपको लिखना चाहिए, कुछ अच्छे सजेशन यहाँ पे दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी हाल ही में जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके प्री और मेंस दोनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। मेंस में कैसे आपको इंगेज करना होता है, कैसे कंटेंट में लिखना होता है टू दी पॉइंट, वहाँ पे बताऊँगा आपको। और एक आर्टिकल मुझे बहुत शानदार आज मिला है, जैसे उसमें बात करते हैं हम। ये बहुत शानदार आर्टिकल आज मिला है। यदि मैं आज के टॉपिक का ये सबसे अच्छा आर्टिकल मानूँ तो इसको मानूंगा। और ये ऐसा टॉपिक है जैसे इसको सबसे पहले इसी को हम पढ़ते हैं क्योंकि सबसे मज़ेदार ये है और लंबा चौड़ा भी है, और जो आपके काम आएगा। देखो ये कहाँ काम आएगा, एक तो आपके काम आएगा आपके GS मेंस GS फेस्ट का जो सिलेबस है, ज्योग्राफी का सिलेबस है। ज्योग्राफी के सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे देखोगे सुनामी से लेकर वोल्केनो, और इसके अलावा बहुत सारे जो भूमि उपयोग में परिवर्तन आ रहा है, जैव विविधता को हानि हो रही है, क्लाइमेट चेंज के जो बिंदु है वहाँ पे ये टॉपिक काम करेगा। साथ में ऐसा टॉपिक आपके एसे राइटिंग में भी बहुत काम आता है। तो ये जो टॉपिक है, ये जो आर्टिकल है, GS फेस्ट के अलावा आपके एसे के पेपर में भी बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो जिनको आप बता सकते हो। तो शुरू करते हैं किस बारे में आर्टिकल है। तो इसमें यह बताया है कि क्या हम फिर से भूमि की रक्षा करके या भूमि की बहाली करके, जो लैंड रिस्टोरेशन है, मतलब जैसे हमने क्या किया, वनों का विनाश किया जिसकी वजह से आजकल ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ रही है, हमने जैव विविधता को नुकसान पहुंचाया, या हमारा जो वायुमंडल है किस प्रकार इसको हमने प्रदूषित किया है, तो क्या हम इनमें सुधार कर सकते हैं? क्या इनमें सुधार करके फिर से हम अपनी जो पृथ्वी है उसको पहले जैसा बना सकते हैं? तो ये आर्टिकल इसके बारे में है, और इसमें बहुत सारी रिपोर्ट इंडेक्स वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको शुरू करते हैं। हाल ही में क्या हुआ, एक रिपोर्ट आई है। किसकी रिपोर्ट आई है? उस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट। ये आपके लिए कहाँ इंपॉर्टेंट है? प्रीलिम्स एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। साथ में जैसे आप मेंस के एग्जाम लिख रहे हो, जैसे इसकी बात करें, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आता है जो अपना जैव विविधता का या जो लैंड यूज पैटर्न है इसका कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आप शुरू के इंट्रोडक्शन पार्ट में, जैसे अपना ये जो पेज होता है वहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, और बाद में जैसे आपका बॉडी पार्ट होता है, लास्ट में कंक्लूजन होता है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में जैसे मैं यदि इस क्वेश्चन को लिखता, इस टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आता, तो मैं शुरू में लिखता हाल ही में ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार, जो कि इसके द्वारा जारी की गई है, इसमें यह बताया गया है, इसमें ये चीज़ें बताई गई है जो क्वेश्चन से जुड़ी हुई है। याद रखना, यदि आपका इंट्रो ही ऐसा रोचक होगा, एकदम ऑथेंटिक होगा, ऑथेंटिक चीज़ों के साथ में होगा, रिपोर्ट के साथ में होगा, तो बहुत मज़ा आएगा। जैसे आप खुद देख लो, आप कोई आंसर लिखते हो, आप 5 बच्चे कोई आंसर लिखते हो, मैं आपका आंसर चेक करता, और सबसे ज़्यादा मार्क्स किसको देता मैं, कि जिसका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा होता, टू दी पॉइंट होता और नया रोचक होता, नई चीज़ों के साथ, करंट अफेयर के साथ जुड़ा होता, बाद के अंदर बॉडी पार्ट में जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको पूरा करता, और निष्कर्ष में जिनका पॉजिटिव होता, एक सकारात्मक एटीट्यूड होता समस्याओं को सुलझाने का, उसको मैं अधिकतम मार्क्स देता। इस बात का ध्यान रखना, एग्जामिनर भी इसी सोच से काम करता है कि किस बच्चे ने अच्छा आंसर लिखा है, बहुत फर्क पड़ता है इससे। तो ये बात समझ लो। जैसे अभी हम बात करें तो ये डायरेक्ट आपके कहाँ काम आएगा, ये वैसे प्री के अंदर तो बहुत सारे आते हैं, ये रिपोर्ट किसने जारी की, ये इंडेक्स किसने जारी किया। मेंस में अपने को खुद को लिखना होगा और इसकी एक डायरी बना लो, दोनों जगह काम आएगा वो।
तो ये रिपोर्ट किसने जारी की है? ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट, इसका ये दूसरा संस्करण है और इसमें बताया गया है कि जो पृथ्वी की जो 9 प्लेनेटरी बाउंड्रीज होती है, अब 9 ये प्लेनेटरी बाउंड्रीज क्या होती है? इनको ग्रह सीमा भी बोल सकते हैं, यानी इनसे आगे जाएंगे ना तो नुकसान होने वाला है। कौन सी बाउंड्रीज है अभी उस पर हम चर्चा करेंगे। 9 इनको बताया गया, जिनमें से 4 को हमने उसकी सीमा पार कर ली हमने। तो ये आर्टिकल इसी पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करता है, जो 9 प्लेनेटरी बाउंड्रीज होती है। बाउंड्रीज का मतलब होता है एक सीमा से हम आगे नहीं जा सकते हैं, यदि ऐसा हमने किया तो उसके नुकसान होने वाले हैं। तो इनको हम जानेंगे, जिनमें से चार को हमने लांघ लिया है, 4 को हमने नुकसान पहुंचा दिया है, उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, उल्लंघन किया है। और ये मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो UNCCD है और उसके सहयोगी द्वारा तैयार किया गया है। तो अब आपको पता लग गया ना कि ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये याद रखना, UNCCD। ठीक है, जो डेजर्टिफिकेशन को रोकने का कार्य करता है, साथ में उनके कोई सहयोगियों ने मिलकर इसको काम किया है। और इसमें बताया गया है कैसे हम संसाधनों को, जो सीमित संसाधन है उनको हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, या हमारा जो भूमि उपयोग परिवर्तन का तरीका है उसने किस प्रकार हमारी जो पृथ्वी है उसको नुकसान पहुंचाया है। तो ये आर्टिकल उसी पर डिपेंड करता है, लेकिन भरपूर कंटेंट आपको मिलेगा अपनी प्री और मेंस के हिसाब से। इंटरव्यू के अंदर भी जब आप ऐसी चीज़ें बोलते हो तो बहुत फ़र्क पड़ता है। तो न्यूज़पेपर हमेशा ध्यान रखना, केवल प्री के लिए नहीं पढ़ा जाता है। न्यूज़पेपर हमेशा आपकी ओवरऑल जो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है यूपीएससी की तैयारी करने की, ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों को साथ लेकर चलता है। ये सबसे अच्छी भूमिका निभाता है, आपको एक मानसिक रूप से एक विचारशील व्यक्ति बनाता है, इतना अच्छा कंटेंट आपको दिलाता है। क्योंकि देखो, एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, ये शायद ये प्रैक्टिकल तरीका सबसे ज़्यादा काम आएगा आपके। देखो, मेंस बहुत सारे बच्चे लिखते हैं, 10 से 15,000 लोग मेंस लिखते हैं, इनमें से केवल 2500 लोगों का ही इंटरव्यू कॉल क्यों होता है? लिखते सभी अच्छा है, ऐसी बात नहीं, कंटेंट की बहुत सारे लोगों के पास अच्छी होती है, लेकिन अधिकतम अच्छे मार्क्स कौन लेके आता है? एक तो जिनका आंसर प्रेजेंट करने का तरीका अच्छा होगा। अभी जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि आपका एकदम बैलेंस्ड वे में आपने क्या लिखा है, अपना एक आंसर लिखा है, यानी प्रथम दृष्टया कोई एग्जामिनर आपका क्वेश्चन देखेगा तो उसको यदि सुंदर नजर आएगा। आपका जो आंसर का स्ट्रक्चर है ना, बहुत मायने रखता है कि आप बैलेंस वे में क्या लिख रहे हो। एकदम आपने 2-3 लाइन में क्या लिखा, इंट्रो लिखा, फिर जो क्वेश्चन की डिमांड है बॉडी पार्ट में, जो डिमांड है, पक्ष लिखने हैं, विपक्ष लिखने हैं, या उनके समाधान देखना है, चर्चा करनी है, उनकी बात करनी है, और फिर फाइनल क्या होता है, जो आपका कंक्लूजन होता है। यदि आप लास्ट में निष्कर्ष बहुत अच्छा लिखते हो तो एग्जामिनर क्या देखता है, सबसे पहले तो आपका आंसर का स्ट्रक्चर देखा कितना सुंदर है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग जैसे क्वेश्चन शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन को इतना बड़ा कर देंगे, उसकी नीड थी 2-3 लाइन की, 1-2 लाइन की, 3 लाइन की, आपने कर दिया वहाँ पे 10-20 लाइन, तो आपका आंसर का स्ट्रक्चर खराब हो गया। तो इस बात का ध्यान रखना, ये लेसन सुनते समय ये प्रैक्टिकल बातें जो बता रहा हूँ कि शुरू से ही क्या करना है। जैसे आज का ये क्वेश्चन आ गया, इसमें मैंने क्या किया, लास्ट में 3-4 क्वेश्चन ऐड किए हैं, इस टॉपिक के एंड होते 3-4 क्वेश्चन ऐड किए हैं, उनको आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने के बाद में कोशिश करना उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट लो आप, है ना, ये आर्टिकल, ये टॉपिक पढ़ने के बाद में। और हमेशा ऐसी कोशिश करनी चाहिए। तो प्रथम दृष्टि आपका क्या होना चाहिए, आंसर का स्ट्रक्चर बैलेंस वे में होना चाहिए, एकदम बढ़िया लगना चाहिए। उसके बाद में आती है कि आपने कैसा लिखा है, नया कंटेंट, अच्छा कंटेंट, इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ में, यानी कई पहलुओं को आपने एक साथ लिखा है, अच्छे से आपने अंडरलाइन किया है, नई नई रिपोर्ट डाटा उसमें डाला है, अच्छे डायग्राम, फ्लो चार्ट, मैप आपने उसमें बनाए। तो बढ़िया मार्क्स लाने के लिए इससे बढ़िया कुछ तरीका नहीं है कि आप डेली बेसिस पर कुछ 1-2 मार्क्स, 1-2 क्वेश्चन लिखते रहो, ये बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें भी साथ साथ चलती रहेगी। तो इसमें क्या बताया, तो जैसे इनकी बात कर रहे थे हम, जो प्लेनेटरी जो बाउंड्रीज है वो कौन कौन सी है। तो इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है कि जो ये सीमाएं होती है, क्या होती है कि पर्यावरणीय सीमाओं की दहलीज होती है, यानी मानवता के लिए सुरक्षित संचालन स्थान को परिभाषित करता है। आप एकदम सिंपल ये देखो कि हमारी पृथ्वी की कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, कितनी हमारी पृथ्वी जीवों की जो है वहन कर सकती है, यानी कितना हमें संसाधन उपलब्ध करा सकती है। तो किसी भी प्लेनेट की आप देखना, कोई जहाँ पर जीव जंतु रहते हैं या इंसान जहाँ पर रहता है, ठीक है, उस पृथ्वी की एक सीमा होती है कि वो कितना वहन कर सकती है। तो उसको हमने 9 जो बाउंड्रीज है उनमें डिवाइड किया है। कौन कौन सी है, जैसे एक तो ये है कि जैव विविधता को हानि, हमें जैसे हमने क्या किया, ये ध्यान रखना, इसको हम पार कर चुके हैं। बायोडाइवर्सिटी लॉस, हमने कितना जीव जंतुओं को नुकसान किया है या हैबिटाट उनके लॉस हो गए हैं। भूमि उपयोग में परिवर्तन, यानी हमने पैटर्न चेंज कर दिया। आपने विशेषकर देखना शहरों में बिल्कुल चेंज हो गया, वहाँ पर वनों का विकास बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे कंक्रीट के जंगल आपको देखने को मिलेंगे। वायु प्रदूषण की सीमाएं वहाँ पर पार कर चुकी है। और आप ये देखोगे जैसे हमारे देश में पहले 1950 के आसपास कितना क्षेत्र वन कवर था, कितना एग्रीकल्चर में आता था, तो आज कितना ये लैंड यूज उपयोग इसका परिवर्तन हो चुका है। तो ये इसको हमने पार कर दिया। जलवायु परिवर्तन को हम पार कर चुके हैं, कितने संकट हमारे सामने देखे जा रहे हैं। इसके अलावा जैसे ये 9 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कभी ऐसा क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ जाए कि, क्योंकि ये चर्चा में रहता है कि ये जो बाउंड्रीज होती है, जो ग्रे सीमाएँ होती है, इनके बारे में कई बार चर्चा में रहता है। तो इनका मतलब क्या होता है कि जैसे इनमें से हम 3-4 पार कर चुके हैं, 3-4 की जो होती है ना सीमा,
जो अनुकूलतम सीमा होती है उसको पार कर चुके हैं हम, जैसे इसमें बताया भी गया है। और ये जैसे ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ना, ये इस रिपोर्ट के साथ में आया था। ऐसे डायग्राम काम आते हैं, जैसे ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो उसके अंदर आप ये बना सकते हो। जैसे भारत तो इसमें बाउंड्रीज बना रखी है, जो 9 जो प्लेनेट बाउंड्रीज है उनके अंदर ही सब कुछ हो सकता है। यदि इनको हम पार करेंगे तो नुकसान ही होने वाला है। और जैसे अंदर जो सोशियो इकोनॉमिक हमारी जो नीड होती है, कैसे हमें प्रकृति से चीज़ें चाहिए होती है, कैसे हमारा जो प्रकृति के साथ हम कई बार कहते हैं ना कि तालमेल बनाकर या सस्टेन जो सतत समावेशी विकास होता है उसके हिसाब से हमें देखना होता है। समावेशी विकास को हमें जाना होता है, जिसमें ना केवल प्रकृति बल्कि सभी जो स्टेक होल्डर होते हैं उनको साथ लेकर आगे बढ़ना होता है। तो ये डायग्राम फ्लो चार्ट आपकी मेंस के एग्जाम में काम आ सकता है। 2-4 बार रफ कॉपी में प्रैक्टिस करना बहुत आसान होता है। आपको लगता है यार ये कैसे बनाऊंगा मैं, ऐसा नहीं होता। आप 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे, इसको आसान बना लो अपनी परिभाषा में। जरूरी नहीं कि आप यही डायग्राम एग्जाम में बना के आओ, आप अपने शब्दों में इन सभी जो कीवर्ड है उनको अपने एक फ्लो चार्ट में डाल लो, बन सकता है ऐसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमने अभी ऊपर 9 की बात की थी, उनमें से हमने जैसे जलवायु परिवर्तन है, जैव विविधता हानि है, भूमि उपयोग परिवर्तन है और भू रासायनिक चक्र को हम पहले ही पार कर चुके हैं। यानी इनकी जितनी कैरिंग कैपेसिटी थी उनको हम पार कर चुके हैं। इसीलिए तो इसके दुष्परिणाम हम सामने देख रहे हैं। अभी जितने भी हम अपने आसपास संकट देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जो ये सीमा है, बाउंड्रीज, इनको हमने पार कर लिया है, इनको हमने नुकसान पहुंचा दिया है। तो इसमें काफ़ी बताया गया। तो जो ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट है, इनके अनुसार ये उल्लंघन सीधे मानव प्रेरित इसके कारण क्या होगा, जो प्रेरित मरुस्थलीकरण होता है। क्योंकि आजकल बंजर भूमि का काफ़ी ज़्यादा विकास हो रहा है। हमने कृषि के अंदर ऐसा पैटर्न अपना लिया है, बहुत सारे हम जो कृत्रिम खाद है या बहुत सारे कीटनाशक इनका उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण जो हमारी जो अच्छी मिट्टी है उसको नुकसान हुआ है। इसके कारण भूमि अपरदन भी हुआ है, सूखे के संकट बढ़ा है, क्लाइमेट चेंज के कारण। इनके कारण जो परिणाम नेगेटिव इम्पैक्ट सामने आ रहे हैं वो अभी हम देख पा रहे हैं, साफ साफ देख पा रहे हैं। तो ये देखो, इस आर्टिकल में एक चीज़ बताता हूँ, इतना अच्छा कंटेंट है। कीवर्ड, जो अच्छे कीवर्ड चाहिए ना आपको कि मेंस के एग्जाम में अच्छे कीवर्ड लिखने से, हाईलाइट करने से आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, एग्जामिनर आपसे इंप्रेस होता है। तो भरपूर यहाँ पे अच्छे कीवर्ड आपको मिल रहे हैं, अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है। मुझे ये जब आर्टिकल पढ़ रहा था मुझे लगा कि यदि ऐसा कोई ऐसे पेपर आता है, कभी ऐसा क्वेश्चन आता है ऐसे पेपर में, तो मेरे लिए भरपूर कंटेंट है। मैं इस तरीके से यहाँ से बहुत अच्छे आइडियाज जुटा सकता हूँ अपनी मेंस एग्जाम के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो आगे इसमें टॉपिक में लिखा है कि क्या हम फिर से इनको रिस्टोरेशन कर सकते हैं, क्या हमारी जो लैंड रिस्टोरेशन है इसको हम वापस करके क्या पृथ्वी के जो नुकसान हुआ है इसकी बहाली कर सकते हैं ऐसा। तो इसमें बिल्कुल एग्जाम्पल ऐसे दिया गया कि ऐसा किया जा सकता है। अभी भी हम बहुत सारे सुधार कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको सोसाइटी में मिलेंगे, बहुत सारे अलग अलग देशों में मिलेंगे जहाँ पर ऐसे सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। तो इसमें बताया गया कि ऐसी गतिविधियों की निरंतरता के रूप में परिभाषित करती है जो मानवीय जरूरतों को पूरा करने और जीवमंडल प्रबंधन में सुधार के स्पष्ट उद्देश्य के साथ भूमि को, जो भूमि शरण है उसको बचाने या इनको कम करने के रूप में परिभाषित करता है। यानी ऐसा किया जा सकता है, जिसके एग्जाम्पल देके बताएंगे इसमें आगे कि जैसे बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं जिनको हम कर सकते हैं कि जैसे भूमि और पारितंत्र है के रूपांतरण से लेकर सामाजिक आर्थिक असमानताओं तक स्थायी भूमि और जल प्रबंधन प्रथाओं को अपनाकर। यानी देखो आप सिंपल सा एक तरीका देखो, जो भी हम कार्य कर रहे हैं क्या हमारा पैटर्न है कि जैसे हम कृषि कैसे करते हैं, कैसे हमारी इंडस्ट्री होती है, कैसे हमारे वाहन, जैसे आप देखना हमारा, जैसे हम बहुत ज़्यादा जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं, तो ये सब पैटर्न बताता है। जैसे आप ये बताओगे कि जो हमारा भूमि शरण हो रहा है क्या हमारा एग्रीकल्चर पैटर्न है, कैसे हम उसमें सुधार कर सकते हैं, जैसे कैसे हम जो वर्षा जल है उनको बचा सकते हैं। क्योंकि हम आजकल क्या कर रहे हैं, जल का संरक्षण नहीं करते हैं, तो जो ग्राउंड वाटर होता है उसका बहुत ज़्यादा हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, तो वो एक संकट पैदा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो पृथ्वी की जो कई सारी आप जानते हो प्रकृति की जो देन है उनको हम नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसा हम कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है। इसके अलावा जैसे भूमि और जैव विविधता के नुकसान को जलवायु परिवर्तन के बीच क्रियाशील एक कड़ी है। आप याद रखना कि जैसे हमारी जो भूमि है और जैव विविधता, क्योंकि भूमि का हम कैसे उपयोग में लेते हैं, और जैसे इसमें यह बताया गया है कि हम भूमि को किस प्रकार संसाधनों का उपयोग करते हैं, और उसके हिसाब से फिर डिसाइड होता है कैसे जितने भी जलवायु परिवर्तन के जो मुद्दे होते हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं। आप ये मानो कि जैसे हम वनों का विनाश करते हैं, वनों का विनाश हमने किया भी है, उसकी वजह से क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ी, उसकी वजह से क्या हुआ, जलवायु परिवर्तन के मामला देखा जा रहा है, जैव विविधता को भी नुकसान हो रहा है। तो ये सब चीज़ें आपस में जुड़े रहते हैं। तो हम यदि जो अपना लैंड यूज है ये फोकस किस पर करता है, भूमि पर करता है, कि यदि हम अपना जो भूमि उपयोग है उसको सही कर लें तो उसकी वजह से जो नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं अपने आसपास उनको हम सही कर सकते हैं। तो इसको बहाली करके हम कई सारी समस्याओं से निपट सकते हैं। और इसमें डाटा देके भी बताया गया है इस रिपोर्ट में कि मानव पहले ही पृथ्वी के
70% से अधिक भूमि क्षेत्र को उसकी जो प्राकृतिक अवस्था है उसको बदल चुका है। देखो इतना कितना इंपॉर्टेंट ये डाटा, इनको आप बता सकते हो कि इस रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है। और इसने क्या क्या ग्लोबल वार्मिंग है, पर्यावरण की जो चीज़ें उनमें गिरावट करने में योगदान दिया है। इसकी वजह से इम्पैक्ट किस पर आएगा? गरीबी, भूखमरी, असमानता और बहुत सारी ऐसी जूनोटिक जो रोग संचरण है जिनको हम देख रहे हैं। यानी हमारा जो व्यवहार है प्रकृति के साथ में यदि खराब होता है, यदि हम बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव चीज़ें करते हैं, तो उसके इम्पैक्ट आने वाले वक्त में बहुत भयंकर होंगे, जो हम अभी प्रैक्टिकल तौर पर अपने आसपास देख रहे हैं। मैं अपने आसपास देख रहा हूँ, आप भी अपने आसपास देख रहे हो। एक बार चारों ओर अपने आसपास नज़र घुमा के देखो। जैसे मैं नज़र घुमा रहा हूँ तो मेरे आसपास जितने भी खेत हैं, अभी मतलब अजीब सा एक पैटर्न जलवायु का देखने को मिल रहा है। जो फसलें हम बो रहे थे समय से पहले, अधिक वर्षा हो रही है, वो नष्ट हो रही है, या मतलब उसमें बहुत ज़्यादा कीड़े लग रहे हैं, या बहुत ज़्यादा जैसे कई बार हमने देखा कई अलग अलग टाइप की रोग उसमें उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये सब हमारे ही जो कर्म है उनके परिणाम है। ठीक है, नेगेटिव जो हमने चीज़ें यहाँ पे डाली है भूमि में, उसके आज हम आउटकम देख रहे हैं। तो ये हमें बदलना होगा, हम कर सकते हैं। समाज में से बहुत सारे एग्जाम्पल आप देखना, सोसाइटीज़ में लोग कर रहे हैं ऐसा, और पॉजिटिव इम्पैक्ट जब शुरू होता है ना तो उसके आप परिणाम भी देखना सकारात्मक आने लग जाएंगे। ये बात आपको ऐसे बतानी है, जो अभी मैं भाषा बोल रहा हूँ ना, ऐसी भाषा आपके निबंध के पेपर में होनी चाहिए, या जीएस में भी आप चाहो तो डाल सकते हो। लेकिन निबंध के पेपर में स्कोप ज़्यादा होता है, जहाँ आप अपनी कल्पना की उड़ान को कागज़ पर उतारते हो, और निबंध का पेपर ऐसा ही होता है। और मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि आने वाले वक्त में जैसे निबंध का पेपर है, एथिक्स पेपर है, जो जहाँ से मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसमें आपको अधिकतम मार्क्स कैसे दिला पाऊँ, ये करंट अफेयर के माध्यम से इस लेसन में बताता रहता हूँ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें यह भी बताया गया कि यदि हम इसको वापस उलटना चाहते हैं तो हमें कितना पैसा चाहिए अब। तो इसके लिए हमें वैश्विक जो वार्षिक लागत है 2030 तक, ये कितना होगा? डॉलर 300 बिलियन इसमें भूमि बहाली के लिए हम लगा सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम यदि $1 भी लगाते हैं, जैसे जो हमारी जो चीज़ें सकारात्मक करने के लिए यदि $1 खर्च करते हैं, तो उससे हमें $7 से $30 वापस आता है। तो प्रकृति में निवेश करने का कोई नुकसान नहीं है, आपको वहाँ से मतलब भरपूर फ़ायदा ही फ़ायदा है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई कि जैसे जो संयुक्त राष्ट्र महासभा, आपने ये देखा होगा SDG लक्ष्य, जो SDG लक्ष्य कितने? 17 लक्ष्य। अब देखो ये सब आप इनको ना, आपकी जो दीवार है ना सामने, ये इसकी प्रिंट आउट निकाल के या आप अपने हैंड रिटन लिख के सामने दीवार पे चिपका के रखो। SDG लक्ष्य आपके इतने काम आएंगे। आपने देखा होगा टॉपर्स की कॉपीज़ में, टॉपर्स कॉपीज इनको इतना इस्तेमाल करते हैं टॉपर अपने आंसर में, मैं भी ऐसा इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, और जैसे जहाँ पे फिट बैठता है मामला, वहाँ पे उस SDG को लक्ष्य को इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे अपने जो भूमि वाले हैं, इसमें 3-4 SDG लक्ष्य आप देखना, 15, 16, 17 या उनमें से देखना कोई 14। ये जो SDG लक्ष्य याद कर लो, बहुत ज़्यादा काम आते हैं, उनको आपको डालना चाहिए। तो कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो SDG लक्ष्य हैं, उसमें भी हमने एक बड़ा लक्ष्य लिया है 2030 तक, जो भूमि शरण है उसकी तटस्थता को हासिल करने के लिए, यानी इसको फिर से सही करने के लिए। तो इसमें हमें बहुत सारी जो हमारी एक फूड सिस्टम है, या बहुत सारी हमारी जो भूमि उपयोग की जो चीज़ें हैं, उनको सही करने के लिए मानवीय जो गतिविधि है उनको हमें सही करना होगा। जैसे कृषि को लेकर हम बात कर सकते हैं कि कृषि की वजह से कितना नुकसान हुआ है, कैसे हम उसको सही कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा कि कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे मतलब परंपरागत तौर पर जैसे चावल की खेती नहीं होती है, तो वहाँ पे हमने सिंचाई की विकास किया, वहाँ पे एक तरह का अलग पारितंत्र बनने लगा। वहाँ पे भूमि जो मिट्टी है वहाँ की दलदली हो गई, वहाँ पे बहुत सारे मच्छर आ गए, बहुत सारी समस्या हो गई, जो मिट्टी लवणीय हो गई, तो कई सारे संकट आ सकते हैं। अब दलदल बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ मिथेन की इसकी समस्या है। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल देखे ऐसे बताए गए हैं। तो आगे जैसे हम देखेंगे इसमें कई सारी चीज़ें जिनको हमें साथ में एड्रेस करना पड़ेगा। जैसे चाहे हम पशुचारे की बात करें, या मिट्टी और पानी की गिरावट की बात करें, वन भूमि की हानि, आपूर्ति श्रृंखला आपस में जुड़ रहती है, ये कई सारी चीज़ें इसमें ऐड की गई है। अभी ये पैराग्राफ बहुत सारे लंबे चौड़े हैं, हर एक पैराग्राफ को आपको नहीं समझाऊंगा, जहाँ पे मुझे लगता है कि आपको समझाने की नीड है उन्हीं पर बात करेंगे। ठीक है, हर एक पैराग्राफ पर हम बात नहीं करेंगे। तो इसमें कई सारी चीज़ें जैसे इसमें बताया गया है क्या कि दुनिया भर में खाद्य प्रणालियाँ 80% वनों की कटाई और 70% मीठे पानी के उपयोग के लिए जिम्मेदार है, और स्थलीय जैव विविधता के नुकसान, ये आप डाटा इसमें देख लेना। ठीक है, इसके अलावा जैसे भूमिस्तरण, मरुस्थलीकरण और सूखा वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए एक बड़ा जोखिम है। हमारी कृषि पद्धतियों के भीतर दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रथाओं और उत्पादकता को बहाल करना वैश्विक खाद्य प्रणालियों में स्थिरता को, ये ठीक आइडियाज़ है, इन पर हम ज़्यादा समझाने वाली कुछ चीज़ नहीं है। लाइन अच्छी लाइनें हैं जिनको हम यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हो, आप भी ऐसा पढ़ सकते हो। ठीक है, बहुत सारी चुनौतियां हैं, जैसे इसके साथ साथ बाढ़, सूखा, जंगल की आग, क्योंकि ये कैसा हो रहा है आप ये चीज़ देखो ना कि आजकल हमने देखा कि ग्लोबल वार्मिंग हुआ, उसकी वजह से तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ा, उसकी वजह से क्या हुआ, जो सूखा संकट बढ़ा है, सूखा संकट से फिर क्या होगा, ऐसे जंगल की जो आग है उनकी घटनाएं ऐसे बढ़ेगी। ठीक है, तो इनको हम ऐसा कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं कि हमें एकीकृत भूमि उपयोग योजना बनाना होगा। ठीक है, तो इसमें हमें ये ध्यान रखना होगा कि एकीकृत भूमि उपयोग योजना पर ध्यान देना होगा। उसमें कई सारे स्टेक होल्डर हो सकते हैं, आप इस बात का ध्यान रखना, जो भी हम कार्य करते हैं। ठीक है, उन चीज़ों को ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं।
इसमें बहुत अच्छे डायग्राम फ्लो चार्ट भी बताए गए हैं। वो आप मैप, जैसे वर्ल्ड का मैप है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। साथ में जैसे इसमें एग्जांपल देके बताया कि कृषि जो पैटर्न है उसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे टेरिस फार्मिंग कर सकते हैं, वर्षा जल संचयन कर सकते हैं। आजकल ऐसी मतलब फसलें हो रही है, ऑर्गेनिक जो फसलें हैं उनको बढ़ावा दे सकते हैं, ताकि इससे जुड़े हुए जितने भी संकट है, ग्लोबल वार्मिंग का संकट हो सकता है। क्योंकि आपने ये देखा ना, जैसे हमारा जो कृषि पैटर्न है, जैसे चावल की खेती से क्या होता है, मीथेन की गैस होती है, या पशुओं से भी मीथेन गैस का काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इन चीज़ों को हमें साथ में देखना होगा। तो हमें कुल मिलाकर इसमें आर्टिकल में बात क्या की गई है कि कैसे हमें जो हमारा लैंड यूज है उसको सही करना है, क्योंकि सभी समस्याओं का समाधान इसमें नज़र आता है। इसीलिए ये आर्टिकल खुल के बात करता है। एक अच्छा, जैसे इसमें ये एक अच्छा मुझे डायग्राम मिला, इसको आप देख सकते हो, थोड़ा समझ लेना इसको कि इसकी वजह से क्या हो सकता है। यदि लैंड डिग्रेडेशन होता है तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, कैसे उनको हम सुधार सकते हैं। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें इसमें बताई गई है एक फ्लो चार्ट के रूप में। जैसे नेगेटिव चीज़ों से क्या हो सकता है, पुअर लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट से क्या क्या समस्या आ सकती है, वो इसमें बताया गया है। तो साथ में इसमें यह भी बताया गया कि ना केवल मतलब हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है, बल्कि सरकार किस प्रकार नीति निर्माण करती है, कैसा हमारा गवर्नेंस सिस्टम है, सब ये साथ मिलकर इसमें काम कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल मैं आशा करता हूँ आपको बहुत मज़ा आया होगा। इस आर्टिकल में मज़ा आया तो लाइक करना, और सबसे अच्छी बात अपने दोस्तों को शेयर करना। और साथ में आजकल मैं टेलीग्राम पर क्या कर रहा हूँ, जैसे मुझे ये लगा कि ये टॉपिक अपने जीएस फेस्ट सेकंड किसी में भी काम आ सकता है, तो टू दी पॉइंट में यहाँ से निकाल लूँगा इसको, और फिर अपना जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी आइज विद धर्मेंद्र जाखड़, ठीक है, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी है, आप टेलीग्राम में भी चेक कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। वहाँ पे मैं क्या करता हूँ फिर मेंस के हिसाब से, तो फिर एक बार देखना आप 6 महीने बाद में ये देखना कि आपको पूरा मेंस का जो सिलेबस है उसके आपको करंट अफेयर भी एक जगह मिल जाएंगे। ठीक है, ये आप अपने नोट्स एक साथ देख सकते हो इनको। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आए, जैसे ये आर्टिकल हमने पढ़ा, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हैं। 2018 के एग्जाम जीएस फेस्ट में देखना, यहाँ पे जो भारत में भौमजल है उसका एक क्वेश्चन आया हुआ है, किस प्रकार हम सही कर सकते हैं। जैसे भारत में वन संसाधनों की स्थिति, जो जलवायु परिवर्तन पर इसके प्रभावी परिणाम का परीक्षण कीजिए, जैसे यही क्वेश्चन आ गया, तो इसके अंदर भी आप वो डाल सकते हो, इंडेक्स रिपोर्ट डाल सकते हो। इसी तरह जैसे मरुस्थलीकरण के प्रक्रम की जलवायु की सीमाएं नहीं है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम ज्योग्राफी में पढ़ते आए हैं कि मरुस्थल कहाँ पे होता है, जैसे आप देखोगे विशेषकर, जैसे ये वर्ल्ड की बात करें, यहाँ पे जैसे अफ्रीका है, ठीक है, और ऐसे ही मतलब आप इधर यूरोप की बात करते हो, ठीक है, इधर फिर हम इंडिया की ओर आते हैं। ठीक है, नॉर्मली ऐसे मैं समझा रहा हूँ कि मरुस्थल कहाँ पे होते हैं, विशेषकर जो उपोष्ण बेल्ट होता है, ठीक है, उपोष्ण बेल्ट जहाँ पे कर्क और मकर रेखाएं जो है, उपोष्ण बेल्ट या 30 डिग्री के आसपास, और विशेषकर महाद्वीप का जो पश्चिमी भाग है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी पश्चिमी भाग में मरुस्थल होगा, यहाँ पे भी मरुस्थल है, तो पश्चिमी भाग में मरुस्थल होते हैं। क्योंकि पवनों का जो पैटर्न होता है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि मरुस्थल महाद्वीप के पश्चिमी भाग में अधिक क्यों होते हैं, या उपोष्ण बेल्ट में क्यों होते हैं, तो उपोष्ण बेल्ट में बादल नहीं होते हैं, वर्षा नहीं होती है। दूसरा जो ट्रेड विंड आती है वो यहाँ पे लास्ट में पहुँचती है, तो वर्षा कम होती है। ठीक है, वर्षा नहीं होती है तो मरुस्थल वहाँ बन जाएगा। कई बार जल धाराओं का इम्पैक्ट होता है। तो मोटे तौर पर मरुस्थल होने के 3 बड़े कारण होते हैं। कौन कौन से, एक तो उपोष्ण बेल्ट जहाँ पर बादल नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो सूखा होगा, सूखा होगा तो मरुस्थल में बदल जाएगा मामला। दूसरा ट्रेड विंड लास्ट में पहुंचती है, यानी ट्रेड विंड जहाँ टकराती है पहले वहाँ अच्छी बारिश होगी, फिर कम होती चली जाएगी, लास्ट में जहाँ पहुँचेगी वहाँ हवाएं क्या होगी, शुष्क होगी, तो वहाँ पे मरुस्थल होगा। इसके अलावा कहीं पे गर्म जल धाराएं होती है तो वहाँ पे भी ऐसी कंडीशन हो सकती है। तो ट्रेडिशनल तौर पर हम क्या पढ़ते हैं कि मरुस्थल की जलवायु सीमाएं होती हैं, ट्रेडिशनल तौर पे पढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या आ गया, इसकी जलवायु सीमाएं नहीं होती, यानी आजकल का पैटर्न जो चेंज हुआ है ना, अब इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें बता सकते हो कि कैसे हमारा जो भूमि परिवर्तन है इसकी वजह से भी मरुस्थल हो रहा है। दोनों चीज़ें आप साथ में बता सकते हो। ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करने का एक तरीका हो सकता है। अदरवाइज क्या होता है, कभी कभी समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है, कई तरीके हो सकते हैं इसको हैंडल करने के। तो इसके अलावा जैसे शहरी भूमि उपयोग, ये देखो क्वेश्चन, शहरी भूमि उपयोग के लिए जल निकायों में भूमि उदार पर्यावरण प्रभाव क्या है, उदाहरणों से ही समझा। अभी हमने आर्टिकल पर कितना चर्चा की है इसकी, भूमि उपयोगी लैंड यूज की है ना, लैंड याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है ऐसे ही। तो ये 3-4 क्वेश्चन देखो, ये आपके इसी टॉपिक से जुड़े हुए थे। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ऊपर सबसे जो अच्छा आर्टिकल था आज का वो हमने देख लिया, फिर से ऊपर से एक जो आर्टिकल देखते हैं हम एक एक करके। जैसे ये भी अच्छा आर्टिकल है, ये इसमें आज चर्चा की गई है स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर की। तो ये आपके कहाँ काम आएगा, ये आपके यूपीसी में GS3 एनर्जी में काम आएगा। ठीक है, तो इसमें विशेषकर किसकी बात की गई, स्मार्ट मीटर की चर्चा की गई है। थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। एक तो आपका ट्रेडिशनल मीटर होता है जैसे आपके घरों में लगा हुआ है, एक होता है स्मार्ट मीटर। तो स्मार्ट मीटर में क्या होता है, उसमें बहुत कुछ चीज़ें होती है आजकल, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से, या उसमें वाईफाई इंटरनेट आदि की सुविधा होती है, और वो आपको बताता है कि कितना आपका बिजली का कंजप्शन हुआ है, कैसे आप रिड्यूस कर सकते हो। साथ में वो आपके मोबाइल फ़ोन से जुड़ा रहता है किसी ऐप के माध्यम से, और जैसे आज आपके आसपास बिजली कटौती होने वाली है तो आपको समय पर सूचना मिल जाती है। साथ में कैसे हम घरों के अंदर ऐसे मतलब
उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कम बिजली का उपभोग करते हैं। तो ऐसी स्मार्ट मीटरिंग के साथ चीज़ें जुड़ी गई है। अब देखो स्मार्ट मीटरिंग बताया जा रहा है कि हमारे देश का जो विद्युत है उसका फ्यूचर है, और इसको हमें ये देखना होगा कितना जल्दी हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। अभी समस्याएं बहुत बड़ी हैं, चुनौतियां बहुत सारी है, क्योंकि अभी हर एक मतलब एक तो संसाधनों की कमी आती है, साथ में कई राज्यों में पॉलिसी की मेकिंग की जो समस्या है वो आती है, प्रैक्टिकल तौर पर इनको लागू करने की समस्या आती है, फिर जैसे लोगों का व्यवहार, लोग इसको अपनाते हैं या नहीं अपनाते हैं, ऐसे कई सारी चीज़ों की इसमें चर्चा की गई है। ठीक है, तो इसमें अभी काफ़ी चर्चा की गई है। भारत में 5.5 मिलियन से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, और आने वाले वक्त में जैसे 100 मिलियन का इनको स्वीकृत किया जा चुका है। 2025-26 तक 250 मिलियन जो पारंपरिक बिजली के मीटर है उनको हम स्मार्ट मीटरों में बदलने का लक्ष्य भी ले रहे हैं। तो स्मार्ट मीटर से कैसे हम बहुत सारी चीज़ों का समाधान निकाल सकते हैं वो इस आर्टिकल में चर्चा में की गई है। तो भारत में जैसे बिजली वितरण जो कंपनियां, डिस्कॉम कंपनियां हैं, वो किस प्रकार उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं देने के लिए मतलब एक अपना वित्तीय तंत्र को मजबूत कर सकती है, कुशल बना सकती है। तो इसमें क्या होता है कि सरकार भी ये कोशिश कर रही है कि डिस्कॉम कंपनियों को ना केवल उनकी जो आर्थिक लागतें हैं वो कम कर पाएँ, सरकार उनको वित्तीय जो पोषण है, वित्तीय लाभ भी देती है, कई सारी स्कीम भी इसके साथ हमेशा जुड़ी रहती है ताकि ज़मीनी स्तर पर इनको हम लागू कर पाएँ। और इससे क्या होगा कि जैसे ये तकनीकी हम लागू करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जैसे इसमें एक जो काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर, ये एक मतलब पब्लिक थिंक टैंक है, इनके द्वारा हाल ही में एक सर्वे भी कराया गया है कि स्मार्ट मीटर जैसे जहाँ जहाँ उन्होंने लगाए तो उसकी वजह से उपभोक्ताओं को क्या क्या लाभ हुआ। तो उन्होंने जो पारिवारिक रूप से सर्वे कराया प्रत्येक घरों में जाकर ऐसा, तो उसमें वाकई इससे लाभ मिले हैं। जो आम जन है उनका ये फीडबैक है कि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, तो इसको हम आगे भी इसको लागू कर सकते हैं। तो ये जैसे ऑर्गेनाइजेशन चर्चा में है तो ऐसा क्वेश्चन कभी कभी प्री में आ सकता है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है इसको आप देखो, आगे मैंने इसको लगा भी दिया है। ठीक है, तो स्मार्ट मीटरिंग क्या होता है, कभी ऐसा मेंस के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो वहाँ पर ऐसा एक फ्लो चार्ट और डायग्राम बना देना। ठीक है, स्मार्ट मीटर क्या होता है, देखो इसमें रियल टाइम कम्युनिकेशन हो सकता है, रिमोट प्रोग्राम हो सकता है, डिमांड बेस्ड टैरिफ हो सकता है, सर्विस स्विचिंग हो सकता है, इसमें टाइम ऑफ यूज है, रिमोट कंट्रोलिंग है, पावर क्वालिटी मेजर है, बहुत सारी चीज़ें इसमें एक साथ जोड़ दी गई है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन अभी हमने देखा, काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर, ये क्या है, एक नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक है और पॉलिसी इंस्टीट्यूशन है जो नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इसके बारे में कब कब इसकी स्थापना हुई थी, 2010 में। पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है। ठीक है, ये सब चीज़ें भी कभी कभी प्रीलिम्स एग्जाम में आपने देखा होगा, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो इन्वायरमेंट के लिए काम करते हैं उनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि ये किसी मंत्रालय के तहत है या सरकार के तहत है या प्राइवेट काम कर रहा है, ऐसे कई बार आ सकते हैं। तो इसके अंदर जैसे कैसे ये भूमिका हो सकती है, जो भारत में स्मार्ट मीटरिंग की हम बातें कर रहे हैं उसका क्या क्या लाभ हो सकता है, कैसे हम इसको आगे ले जा सकते हैं। तो इसमें 4 सुझाव भी दिए गए हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि आप कुछ अपने सुझाव दे के बताओ, तो वहाँ पे चीज़ें काम आ सकती है। तो सुझाव में जैसे बताया गया है कि जैसे विद्युत मंत्रालय वो क्या कर सकता है, उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर के लाभ को क्या कर सकता है लेकर जन जागरूकता अभियान चला सकता है, राष्ट्रव्यापी अभियान ऐसे चलाए जा सकते हैं ताकि स्मार्ट मीटर के प्रति लोगों का रुझान बढ़े, क्योंकि उनको फ़ायदा होने वाला है लास्ट में। और इसके जैसे बहुत सारे इसमें जो एप्लीकेशन बनाए गए हैं, तो इसमें एप्लीकेशन इस प्रकार होना चाहिए कि किसी भी जो सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के जो उपयोग करता है ना, उनके लिए वो आसान हो जाए। चाहे लैंग्वेज की आप बात करो, चाहे उनको हैंडल करने की या आर्थिक लागतें वहन करने की, सब चीज़ें इसके साथ जुड़ी होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे जो डिस्कॉम कंपनी है को कार्यक्रम का सह स्वामित्व भी करना चाहिए, यानी इनको भी ये देखना चाहिए कि जैसे स्मार्ट मीटर बनाने वाली जो भी संस्थाएं हैं उनको आपस में साथ में जुड़ना चाहिए, और कैसे उसकी आगे निगरानी हो सकती है या कैसे उसमें और भी सॉल्यूशन जोड़े जा सकते हैं। साथ में जैसे सिस्टम इंटीग्रेटर है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है, उनको भी नए नए सॉल्यूशन और इसमें इनोवेटिव आइडिया के साथ हम इसको स्केलेबल बना सकते हैं, यानी कितना वहनीय बना सकते हैं, कितना सस्ती लागत पर बना सकते हैं। साथ में नई नई चीज़ें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उसमें चीज़ें भी हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, नीति निर्माता और नियामकों को नए खुदरा बाजारों को अनलॉक करने के लिए, उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए नियमों को मजबूत करना चाहिए। ऐसा आर्टिकल में ऐसे 3-4 ये सजेशन बताए गए हैं जो आपके काम आ सकते हैं। ठीक है, प्री के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे 2016 के एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया था, नेट मीटरिंग का क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, परिवार और उपभोक्ताओं द्वारा सौर ऊर्जा का उत्पादन और उपभोग। नेट मीटरिंग उस समय काफ़ी चर्चा में रहा था। हो सकता है आपने अपने घरों में ऐसा लगाया भी होगा, नेट मीटरिंग सौर ऊर्जा वाला प्लांट लगाया होगा, कई सारे अपने आसपास देखना आप। तो स्मार्ट मीटरिंग का भी क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी संस्था इसमें चर्चा में है उसका भी क्वेश्चन आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन प्रीलिम्स एग्जाम में भी पहले आ चुका है। ठीक है, तो अभी हाल ही में भारत की जो रैंक है वो उसमें गिरावट देखी गई है। 180 में से भारत की रैंक कौन सी है, 161। तो ये हमारे लिए एक मतलब हमेशा रहता ही है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी इंडेक्स रिपोर्ट आती है उसमें हमारे स्थान कभी कभी कम रहता है, तो ये काफ़ी चर्चा का विषय रहता है। अभी गलत है सही है उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, हम इस पर चर्चा करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं।
और थोड़ा सा तो चिंतनीय है कि हम अपने आसपास भी न्यूज़पेपर में देखते हैं, कई बार पत्रकारों पर हमला होता है, उनको जान से भी मार दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें रिपोर्ट में आती है, फिर जो डाटा वगैरह है वो इसमें देखे जा सकते हैं। तो ग्लोबल जो है मीडिया वॉच डॉग रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, याद रखना ये कौन जारी करता है? वॉच डॉग है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, RSF द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है 2023 की। कौन सी? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इसको भी आप है ना अपने ऐसे के पेपर में या GS2 में, GS1 में, जहाँ पे आपको लगता है ना कि ये टॉपिक उससे जुड़ा हुआ है, तो उस रिपोर्ट को भी आप मेंस के एग्जाम में लिख सकते हो। और भारत की इसमें रैंक की है। इसमें डरना मत कि मतलब इसमें भारत की रैंक बेकार है, मैं लिखूंगा तो मेरे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो सच्चाई है, जो न्यूज़पेपर में आ रही चीज़ें, प्रैक्टिकल चीज़ें, उनको आप लिख सकते हो, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, तो इसमें जैसे पाकिस्तान की हमारे से बेहतर है, श्रीलंका की भी इसमें बताई कि हमारे से बेहतर है। ठीक है, जो प्रदर्शन उनमें सही दिखाया गया है। अब जो भी ये चीज़ें हैं, ठीक है, इसके अलावा इसमें टॉप पर कौन रहा है? नॉर्वे है, आयरलैंड है, डेनमार्क इसमें टॉप पर रहे हैं। भारत का स्थान पहले कितना था वो भी इसमें दिया गया है। साथ में जैसे ये भी आपको पता होना चाहिए कि रिपोर्टर्स विदाउट जो बॉर्डर्स है, ये क्या है? तो ये एक मतलब अंतर्राष्ट्रीय NGO जिसका मुख्यालय कहाँ पे? पेरिस में है। याद रखना, ये मुख्यालय इसका पेरिस में है। और ये क्या करता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सलाहकार का भी इसको दर्जा प्राप्त है। कई बार जब प्रीलिम्स में फैक्ट बनेंगे ना, तो ये चीज़ें आएगी कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ एक सलाहकार का दर्जा प्राप्त है या नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें इसमें साथ में कौन जारी करता है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे एक साथ ही मिल गई। और इसमें कई सारी चीज़ों को देखा जाता है, राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी और सामाजिक हस्तक्षेप से स्वतंत्र। कुल मिला के बात यह है कि पत्रकारों की कितनी स्वतंत्रता है किसी देश में, उसको इसमें परिभाषित किया जाता है, इस रिपोर्ट में रखा जाता है। जैसे 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आया था? डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर। जब ऐसा क्वेश्चन आ चुका है तो हो सकता है अपनी प्रीलिम्स एग्जाम में आने वाले वक्त में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, जो अभी हमने देखा है। आगे देखते हैं। ये आर्टिकल, छोटा सा आर्टिकल था, छोटा सा एक न्यूज़ थी। एटमॉस्फेरिक जो डस्ट है वो कैसे हेल्प करती है, जो अपना ओशियन इकोसिस्टम है उनके पालन पोषण में, कैसे उसको न्यूट्रिशन मिलता है, उसके बारे में बताया गया था। तो इसमें बताया गया था कि जो हमारी जो मिट्टी है उनके माध्यम से किस प्रकार जो कह सकते हो पोषक तत्व है वो मिलते हैं, किसको? फाइटोप्लैंक्टन है जो सागर में होते हैं, उनको फ़ायदा मिलता है। जैसे इसमें एग्जांपल भी दिया है कि जो रेगिस्तानी धूल है, वायुमंडलीय, ये मतलब हवाओं के माध्यम से किस प्रकार सागर में जाती है और वहाँ पर उनको न्यूट्रिशन मिलता है। उसके बारे में छोटा सा एक चीज़ बताई। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, साइंस और टेक में या इन्वायरमेंट में से क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये हमने देख लिया। तो ये आज का हमारा जो लेसन है पूरा हुआ। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। बहुत मेहनत भी लगती है इनमें बनाने में, ठीक है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि यार अपने दोस्तों को शेयर करा करो, क्योंकि आप जब 2-3 हज़ार लोग देखते हैं इस वीडियो को, तो मेरा भी मन नहीं करता कि मैं द हिंदू की वीडियो फिर बनाऊँ। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप ज़रूर इनको लाइक शेयर करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद।